स्वागत है दोस्तों आपका तर्क आईएएस पीसीएस चैनल पे। मैं अनिकेत सिंह। दोस्तों आज का जो लेक्चर है उसको यूपी पीसीएस के एग्जाम और आरओ की प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो आप पूरे लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में। आपके जितने भी प्रीलिम्स को लेके डाउट रहेंगे इस वीडियो के बाद सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री की कहानी कब से चालू होती है? मॉडर्न हिस्ट्री की कहानी चालू होती है 1498 में, जब वास्को डी गामा जी इंडिया आते हैं। उनके आने के बाद जब सारी यूरोपियन पावर इंडिया आने लगी, तब से हम लोग उसको कहने लगे मॉडर्न हिस्ट्री। अच्छा, तभी के पीरियड को हम मॉडर्न हिस्ट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके आने के बाद कई सारे मॉडर्न चीजें डेवलप हुई इंडिया में, जैसे रेल डेवलपमेंट, रोड डेवलपमेंट, इवन ब्रिज बनने लगे, कई सारी चीजें डेवलप हुई। हालांकि वो सारी चीजें यूरोपियन जो ब्रिटिश थे या फिर पोर्तुगीज थे, वो अपने पर्सनल यूज के लिए बनाए थे, ट्रेड के लिए बनाए थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। आपने सुना होगा कि डलहौजी जी जो जो गवर्नर थे ब्रिटेन के, उनका बहुत बड़ा रोल था रेल डेवलपमेंट में को लेके, ठीक है। तो जब यूरोपियंस इंडिया आए तो मेरे दिमाग में एक चीज और आती है कि पहली चीज कि व्हाई दे केम टू इंडिया, क्यों आए इंडिया, हम क्यों नहीं चले गए इंडिया। और वो इंडिया में आए तो पूरी तरह से इंडिया में ही बस गए, जाने का नाम ही नहीं ले रहे। जब तक कई सारे आंदोलन, गांधी जी की लाठी जब तक नहीं चली, तब तक वो इंडिया छोड़ के गए नहीं। इंडिया छोड़ के जब 1947 में क्विट इंडिया मूवमेंट खत्म होता है, तब जाके उन्होंने 1947 में इंडिया छोड़ा। और यहीं तक नहीं, पुर्तगीज तो सबसे पहले आया और सबसे लास्ट में गया। आया वो 1498 में और गया कब? 1961 में विजय मिशन लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, तब जाके उन्होंने इंडिया छोड़ा। तो बड़ा लंबा स्ट्रगल रहा है फ्रीडम पाने के लिए इंडिया के लिए। फिर दूसरी चीज कि डिड ऑल द यूरोपियन पावर केम टू इंडिया। मेरे दिमाग में एक और चीज आती है कि सारी यूरोपियन पावर इंडिया आ गई क्या? क्या जितने भी यूरोप में कंट्री थी सारी इंडिया आ गई? नहीं, मेजर 5 पावर इंडिया आई थी। एक थी, पहली पोर्तुगीज थी, दूसरी थी डच थी, तीसरी इंग्लिश थे, चौथे डेनिश थे, पांचवे फ्रेंच थे। तो ये जो मैंने सीक्वेंस लिया है अभी, ये अराइवल्स के सीक्वेंस है। जो कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट का सीक्वेंस है वो अलग है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो पोर्तुगीज है वो 1500 में 1498 में तो आ गए, उसके बाद 1500 में उनकी पहली फैक्ट्री बन गई, तो 1500 में उनकी कंपनी स्टैब्लिश हो गई थी। बिल्कुल गलत है। आज तक लोगों को पता ही नहीं कि पोर्तुगीज की जो कंपनी स्टैब्लिश की गई थी वो 1628 अगस्त के महीने में की गई थी, जब पोर्तुगीज के राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया कि जाइए अब आपकी कंपनी स्टैब्लिश करती है। अच्छा, वो कंपनी की हालत क्या है आज? आज वो कंपनी जो गोवा में है, वहां पे लोग रेस्टोरेंट चलाते हैं, जो पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो देखिए क्या हालत हो गई है उनकी। तीसरी चीज है, दे केम इन इंडिया इन अ डिफरेंट सीक्वेंस एंड एस्टैब्लिश द कंपनी इन डिफरेंट सीक्वेंसेस। मैंने बताया कि वो आए तो एक अलग सीक्वेंस में, जैसे कि इंग्लिश है, अब वो उनकी कंपनी 1600 में स्टैब्लिश हो गई थी। वहां के राजा ने, जो क्वीन एलिजाबेथ ने, उनको चार्टर 1600 में ही दे दिया कि कंपनी स्टैब्लिशमेंट का। लेकिन वो इंडिया जब आए, वो आए 1609 में, 1608 में, ठीक है। तो सीक्वेंस अलग है, ये चीजें बहुत ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन यहीं से बनता है, ठीक है। अब एक चीज और जाननी है मेरे को, एक चीज और इसमें करते हैं कि क्या इंडिया और ब्रिटेन के मतलब इंडिया और यूरोप के बीच में क्या पहले ट्रेड नहीं हुआ करते थे? बिल्कुल ट्रेड हुआ करते थे। इवन आज से नहीं, बहुत पुराने समय से इंडिया और यूरोप के बीच में ट्रेड हुआ करते थे। कई सारे सी ट्रेड रूट थे, इसमें से एक है पर्शियन गल्फ। अच्छा, पर्शियन गल्फ का जो ट्रेड रूट है, इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है, जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पे सारे जितने भी बोलते हैं ना कि गुड्स यहाँ पे इकट्ठा किए जाते थे, ये घाट पे इकट्ठा किए जाते थे। फिर यहाँ से इनको पर्शियन गल्फ, ये जो पर्शिया है, ये यहाँ पे ले जाया जाता था। फिर उसके बाद ये लैंड का यूज करते थे। अच्छा, सी का मतलब है कि पूरी तरह से सी नहीं, कुछ पार्ट सी का रहेगा, कुछ पार्ट लैंड का रहेगा। तो यहां से ले जाके फिर मेडिटेरियन सी जो है यहां से ले जाके, आपको ये छोटा सा पार्ट दिख रहा होगा, ये वाला, ये है इटली। और इटली के रोम और वेनिस शहर, दो सिटी थे, वहां पे ये सारा ट्रेड हुआ करता था। मेजर जो ट्रेड है इन्हीं 2 सिटीज में हुआ करता था। इसके बाद ये पूरे यूरोप में जाया करता था। तो एक ट्रेड रूट तो ये हो गया। दूसरा ट्रेड रूट क्या था? रेड सी का। अब रेड सी से क्या होता था कि यहाँ से हम इन लोगों ने गुड्स उठाए, जो प्रोडक्ट है उसको लिया, और ये यहाँ से होते हुए इजिप्ट को क्रॉस करते हुए यूरोप के वेनिस और जेनेवा जैसे सिटी में ले जाया जाता था, ठीक है। तो ये जो वेनिस के लोग थे बड़े ही अमीर, मतलब वहां के बोलते हैं ना शाह लोग थे, एकदम बहुत ज्यादा। आपने एक बुक पढ़ी होगी, वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो वो बड़ा ही जबरदस्त, वहां के लोग बड़े अमीर थे, ठीक है। दूसरा था बैलेटिक सी। अब ये बैलेटिक सी क्या है कि अपने नॉर्डरिक कंट्री है, वहां से होते हुए इंडिया आते। तो ये जो सी रूट था नॉर्डरिक कंट्री वाला, ये बहुत लंबा होता था, इसलिए ज्यादा पॉपुलर नहीं है।
तो ये जो पर्शियन और रेड सी है, यहाँ से ट्रेड हुआ करता था। अब क्या हुआ कि मिड 15 सेंचुरी, 6 सेंचुरी आते आते जो रोमन अपायर है उसका डिक्लाइन होने लगा और ऑटोमन्स राइज और अरेबियंस राइज होने लगे। जो अरब थे वो राइज होने लगे, ऑटोमन्स राइज होने लगे। तो जो इजिप्ट है और जो पर्शियन गल्फ है वहां पे किसका कंट्रोल हो गया? वहां पे कंट्रोल हो गया ऑटोमन्स का और साथ में अरब अरब के लोगों का। तो मिड 15 सेंचुरी, अच्छा जब 15 सेंचुरी का नाम लेते हैं हम लोग तो एक साल पीछे ले लीजिए, मतलब एक कम कर दीजिए, 14, अगर 15 है तो 1400 ले लीजिए। तो मिड की बात करें तो 1453 जो कॉन्स्टेंटिनोपल है, कॉन्स्टेंटिनोपल उसको कैप्चर कर लेते हैं ऑटोमन्स। तो कैप्चर होने के बाद वहां पे पूरा कंट्रोल हो गया। अब जो ट्रेड है इंडिया और यूरोप के बीच में, इंडिया और यूरोप के बीच में जो ट्रेड है, अब ये ट्रेड डायरेक्ट नहीं रह गया। अब इसको क्या करते थे कि अरब के लोगों के द्वारा ट्रेड हुआ करता था। तो ये जो रोम और वेनिस के लोग रहते थे ये ट्रेड करते थे इनके साथ, फिर ये यूरोप में ले जाते थे, जिसकी वजह से महंगाई बहुत बढ़ गई, मतलब काफी महंगा पड़ता था उनको प्रोडक्ट यूरोपियंस के लोगों के लिए। तो अब यहां से खोज चालू होती है डायरेक्ट ट्रेड रूट इंडिया के लिए। ठीक है कि भैया अब हमको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई है कि हम लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक ट्रेड रूट ढूंढ लें इंडिया और यूरोप के बीच में। ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें दो मेजर कंट्री हैं जो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। एक थी पहले तो स्पेन, दूसरी थी पुर्तगाल, तो पुर्तगीज के जो लोग थे ना वो नेविगेशन और वियोगेस में बहुत ज्यादा आगे थे, मतलब नए ट्रेड रूट ढूंढने में, तो उसमें उनका ज्यादा इंटरेस्ट था। अच्छा वहां के जो राजा थे प्रिंस हेनरी, एक मिनट मैं आपको उनका चित्र दिखाता हूँ। ये जो प्रिंस हेनरी हैं ये मिड 15 सेंचुरी में इनकी डेथ हो जाती है, मिड 15 सेंचुरी में इनकी डेथ हो जाती है। इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था इंडिया को लेके और इंडीज जो ईस्टर्न पार्ट है इंडिया, मतलब इंडियन ओशियन में आने का इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो इन्हीं का ड्रीम था कि हम लोग एक नया ट्रेड रूट ढूंढे, वहां पे जाएं, कमर्शियल ट्रेड करें उनके साथ। साथ में इनका एक और ड्रीम था कि वहां पे हम लोग क्रिश्चियनिटी को पॉपुलराइज करें, क्रिश्चियनिटी को पॉपुलर करें। कहां पे? आपका इंडिया में, ठीक है, इंडीज पार्ट में। तो क्रिश्चियन डोम का कॉन्सेप्ट आपने सुना है क्या? तो मैं बता देता हूँ। क्रिश्चियन डोम बेसिकली क्या हुआ है कि जब अरेबियंस अरब राइज होने लगा, मतलब जो इस्लामिक है वो राइज होने लगे, तो जो पूरी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो एक साथ आती है और पुर्तगीज को लीडर बनाती है कि अब आप स्टेप लीजिए और पूरे वर्ल्ड में क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कीजिए। साथ में इनका एक चीज और ये बोलते थे कि अगर हम इंडिया को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दे, तो जो वहां के मुगल हैं उनको अगर हम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दें तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा ट्रेड और काफी चीजें सस्ती हो जाएंगी और परमानेंटली हम वहां के सेटल, मतलब परमानेंट हमारे साथ कनेक्शन बन जाएगा। ऐसा कुछ इनका कहना था, बट इनकी तो डेथ हो जाती है। आते हैं हम लोग, तो इसी के रिगार्ड में नए ट्रेड रूट की खोज चालू हो जाती है। तो जैसे मैंने बताया कि स्पेन और पुर्तगीज इसमें बहुत आगे थे। तो आपने एक नाम सुना होगा, क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस जी कौन है? ये हैं अमेरिका की खोज करने वाले। ठीक है, अब एक चीज इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोग सोचते हैं कि ये जो कहाँ के रहवासी हैं वो स्पेन के रहवासी हैं, लेकिन ये बात गलत है। ये इटली के रहवासी हैं, मतलब इनका जो जन्म हुआ इटली में हुआ। ठीक है, अब इनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था वियोग में, मतलब देश विदेश नए रूट को ढूंढने में ये काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे। ठीक है, तो उन्होंने एक प्रपोजल तैयार किया कि हमको एक नया ट्रेड रूट ढूंढना चाहिए और उन्होंने फ्रेंच और ब्रिटेन को अपना प्रपोजल दिया कि हमको 1951 के टाइम इनका 1451 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने प्रपोजल दिया, कहा किसको दिया? इन्होंने दिया अपना प्रपोजल, ठीक है एक मिनट, हाँ इन्होंने अपना प्रपोजल दिया फ्रेंच को और ब्रिटेन को कि ऐसा ऐसा प्रपोजल है, हमको ऐसा ऐसा ट्रेड रूट मिल जाएगा। लेकिन इनके जो प्रपोजल है फ्रेंच और ब्रिटेन दोनों एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये अपना जो प्रपोजल है वो लेके जाते हैं कहाँ पे? वो लेके जाते हैं स्पेन में। स्पेन के जो राजा रानी रहते हैं इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं और इनको स्पॉन्सर्स करते हैं कि आप जाइए नए रूट की खोज कीजिए। तो बेसिकली पीसीएस जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आरओ एरो जैसे एग्जाम में बनता है कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे वो कहाँ के रहवासी थे, तो स्पेन डाल देता है। अब सोचिए इनकी स्टोरी स्पेन के साथ कनेक्ट है तो लोग मारेंगे ठीक स्पेन पे, लेकिन ये तो रहवासी इटली के थे, तो आपका करेक्ट आंसर इटली हो जाता है। कभी कभी मैच तो फॉलोइंग के रूप में पूछ देता है, ये तो बहुत जरूरी है, आप भैया याद कर लीजिए इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ कि ये निकले यूरोप से निकलते हुए ये इनको आना था इस साइड, लेकिन ये इधर चले गए, नॉर्थ अमेरिका साइड चले गए, ये साइड यहाँ पहुंच गई।
अब यहाँ पे पहुंचने के बाद इन्होंने देखा कि यहाँ पे भी कुछ इंडियन जैसे लोग रहते थे जो जिनका फेस मिलता था, तो इन्होंने उनका नाम रख दिया रेड इंडियंस। एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे ना, इनको बिलीव नहीं हो रहा था कि भैया मैं गलत जगह आ गया हूँ। अब ये एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने सीधा इनका नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया? रेड इंडियंस। ठीक है। अच्छा, ये कब पहुंचे? ये यहाँ पे पहुंचे, उसके बाद क्या हुआ कि 1492 में ये जब यहाँ पहुंचे तो स्पेन को लगा कि चलो कुछ तो नया मिला है हमको, तो उसी टाइम एक ट्रीटी हो जाती है, ट्रीटी ऑफ ट्रोडेसिला। ट्रोडेसिला की ट्रीटी हो जाती है। इस ट्रीटी में क्या रहता है कि ये जो एक इमेजिनरी लाइन बनाई जाती है यहाँ से, एक इमेजिनरी लाइन बनाई जाती है यहाँ से कि अब जितना भी खोज होगा, जितनी भी चीजें होंगी सेटलमेंट, तो सेटलमेंट जो यहाँ पे होंगी ये सारा स्पेन करेगा इस साइड, और इस साइड कौन करेगा? पोर्तुगीज करेगा। तो आपका भी मैप मैं अगले लेक्चर में दिखा दूंगा, इसमें मैंने डाला नहीं है, कि देखा यहाँ पे पूरे स्पेन के सेटलमेंट थे, और आपने इंडिया में पूरा सेटलमेंट किसका था? पोर्तुगीज का था। बाद में ब्रिटेन का हो गया, बाकी जितनी भी यूरोपियन पावर्स आई उनके सेटलमेंट होने लगे। ठीक है, ये है सीक्वेंस आने का। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियन की कहानियां पढ़ते हैं कि यूरोपियंस अब इंडिया से, अभी तक तो मैंने एक ओवरव्यू दे दिया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा था इसलिए मैंने वो चीज डाल दी थी। अब आते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियन से। तो पहले यूरोपियन पावर इंडिया आने की कौन सी थी? वो थी 1498 में पोर्तुगीज वास्को डिगामा जी इंडिया आए थे मई के महीने में। मई के महीने में आए थे 1498 में। कहां पे आए थे? कैलीकट में आए थे। दूसरी कौन सी पावर थी? डच थी। अच्छा, डच इंडिया में आने से पहले ये पहुंच गए थे इंडोनेशिया, क्योंकि इनका जो इंटरेस्ट था इंडिया से ज्यादा इंडोनेशिया में था। क्यों था? इंडोनेशिया में स्पाइसेस पाए जाते हैं और इनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा स्पाइसेस में था। लेटर ऑन कुछ चीजें होती हैं ये इंडिया में आते हैं, मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। अच्छा, फिर उसके बाद इंग्लिश आते हैं। अच्छा, इंग्लिश का भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट उधर था, इंडोनेशिया में था स्पाइसेस को लेके। लेकिन डच से पहले इनको रियलाइज हो गया कि इससे ज्यादा बेनिफिट हमको यहाँ पे है। कहाँ पे? अपना इंडिया में। इंडिया मच बहुत ज्यादा रिच है, मतलब रिच कंट्री है। फिर डेनिश आया, फिर फ्रेंच। अच्छा, फ्रेंच और इंग्लिश का एक बहुत बड़ा वॉर होता है, एंग्लो फ्रेंच और राइवलरी, तो आपने सुना होगा। उसमें कार्नेटिक वॉर जो होता है, तीनों कार्नेटिक वॉर, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है आरओ और एआरओ में, प्लस यूपीपीसीएस में। ये तीनों एग्जाम में यहाँ से फ्रेंच के जो कार्नेटिक वॉर है वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में कार्नेटिक वॉर को लेके आऊंगा एकदम बढ़िया सा। ठीक है, ये हिंदी में है, हिंदी वाले देख लेंगे। आते हैं पोर्तुगीज ऑफ इंडिया में। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये मैच द फॉलोइंग के रिलेटेड है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, हम कहानी के ऊपर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो इनकी कहानी तो मैंने बता दी। अच्छा, एक चीज और है कि क्या ये जो वास्को डिगामा जी हैं, इनके आने से पहले क्या कोशिश जारी नहीं थी इंडिया आने की? जारी तो थी। प्रिंस हेनरी की तो कहानी आपने सुनी कि प्रिंस हेनरी तो बहुत ज्यादा चाहते कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इंडिया पहुंच जाए, लेकिन इनकी तो डेथ हो जाती है, सपना इनका पूरा नहीं रहता है। बाद में उसको कंटिन्यू करते हैं बार्थोलोना डियास। अच्छा, बार्थोलोना डियास कौन है? अच्छा, मैंने इनका नाम बताया कि नहीं? जो प्रिंस हेनरी है, प्रिंस हेनरी का नाम नेविगेटर भी है, और पीसीएस जैसे यूपीपीसीएस और आरओआर जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रिंस हेनरी का दूसरा नाम क्या था, तो इनका नाम नेविगेटर भी था, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर था। अच्छा, अब आते हैं बार्थोलोना डियास के ऊपर। तो अभी जो खोज चालू हुई है रूट की, तो उसमें बार्थोलोना डियास जी निकलते हैं, किससे? स्पेन से पहले निकल जाते हैं 1487 में। 1487 में ये निकलते हैं कहां से? पुर्तगाल से निकलते हैं, और ये पहुंचते हैं कहां पे? कैप ऑफ गुड होप्स। कैप ऑफ गुड होप तक पहुंचते पहुंचते इनकी नाव जो है एकदम दुर्गस्त हो गई थी, खत्म हो गई थी, टूट गई थी। क्यों? क्योंकि जो इंडियन ओशियन है वहां पे जो स्ट्रोम है बहुत ज्यादा आते रहते हैं, तो इनकी नाव इतनी ताकतवर नहीं थी कि उसको वो हैंडल कर सके। तो इन्होंने अपनी नैया लगा दी कहां पे? यहाँ पे लगा दी, कैप ऑफ गुड होप्स तक। अच्छा, कैप ऑफ गुड होप्स का पहले नाम कैप ऑफ स्ट्रोम था। बार्थोलोना डियास जी वापस जाते हैं, बोलते हैं हम इसको कैप ऑफ गुड होप क्यों बोल रहे हैं, इसको कैप ऑफ स्ट्रोम क्यों बोले, इसको कैप ऑफ गुड होप बोलिए ना। अब तो हमको होप मिल रही है कि यहाँ से हम इंडिया पहुंच सकते हैं, इंडीज पार्ट में पहुंच सकते हैं एक नए ट्रेड रूट से। तो वहां से इसका नाम चेंज हो गया, कैप ऑफ गुड होप पड़ गया। फिर आते हैं वास्को डिगामा जी। अब वास्को डिगामा जी यहाँ तक का रूट पता, तो वास्को डिगामा जी यहाँ आते हैं, और अब आगे देखते हैं इनकी स्टोरी, आगे देखेंगे। उसके बाद आते हैं 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ये कुछ इनका जो थोड़ा सा जो फेज है, ये अमरीश पुरी जैसा कुछ नहीं दिखता है आपको कि थोड़े से अमरीश पुरी जैसे दिखते हैं? बड़े खुखार लगते हैं मेरे को तो इनकी। जब मैंने पहली बार चित्र इनका देखा अपने मोबाइल में, तो मेरे को लगा ये तो अमरीश पुरी जैसे दिखते हैं, मैंने आपको जस्ट शेयर कर दिया। ठीक है, तो अब वास्को डिगामा जी पे आते हैं, जो मेन कहानी है वास्को डिगामा जी, जहां से क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो वास्को डिगामा जी इंडिया आते हैं 1498 में,
उसके अलावा भी ये 3 बार इंडिया आते हैं। 1498 तो वास्को डी गामा जी टोटल इंडिया 3 बार आए। 1498 में आए, 1502 में आए, 1524 में आए। ठीक है, 1524 में जब ये इंडिया आते हैं तो इनकी यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो लास्ट टाइम जब ये आए थे तो इनकी यहाँ पे डेथ हो जाती है गोवा में। ठीक है, तो अच्छा, जब ये इंडिया आए तो ये इंडिया कैसे आए, किसके ऊपर, क्योंकि कैप ऑफ गुड होप तक तो रास्ता पता था, लेकिन क्या क्या चीजें इन्होंने सुधारी और कि पेड्रो अल्वारेज कैब्राल जैसी गलती इन्होंने नहीं कराई, तो इन्होंने एक मजबूत शिप बनाया जो ये स्ट्रोम आते हैं इंडियन ओशियन में, इसको ये मतलब झेल सके। तो इन्होंने इंडिया में आए, कब आए, कि कौन सी शिप का क्या नाम था, उस शिप का नाम था गैब्रियल। तो एग्जाम जैसे पीसीएस जैसे एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वो शिप का क्या नाम था। उस शिप का नाम था गैब्रियल, जिस शिप से जो वास्को डी गामा जी इंडिया आए थे। ठीक है, अच्छा, अब कैसे आए थे, कि ये एक नाम है, याद कर लीजिए, अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद कौन है, बेसिकली इस शिप के ड्राइवर। वास्को डी गामा जी को तो रास्ता पता था कैप ऑफ गुड होप्स तक का, कैप ऑफ गुड होप्स तक का रास्ता, उसके बाद का रास्ता नहीं पता था। तो ये अब्दुल मजीद एक गुजराती ट्रेडर थे। बेसिकली इनका क्या काम था, ये ना अरब के लोगों को जो सी है इंडियन ओशियन में आने ले जाने का काम करते थे, क्योंकि इनको जो सी रूट है बड़ा अच्छे से पता था। तो ये गलती से इनको मिल जाते हैं, किसको, वास्को डी गामा जी को, और ये इनको लेते हैं और ये अब्दुल मजीद के साथ मदद से पहुंचते हैं कहाँ पे, कैलीकट पहुंचते हैं। कैलीकट में पहुंचने के बाद मिलते हैं यहाँ के राजा जमोरियन से, जमोरियन से मिलते हैं। अच्छा, जमोरियन एक टाइटल है और इनका जो ओरिजिनल टाइटल है वो क्या है, समुद्री। समुद्री इनका ओरिजिनल टाइटल है। जो ये यूरोपियंस है, इनकी एक बड़ी बोलते हैं ना विचित्र कहानी है कि जब इनको कोई चीज समझ नहीं आती थी या फिर प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाते थे, उसका नाम ही बदल देते थे ये ना। कई बंगाल में जैसे कई चीजों का नाम इन्होंने बदला, कई स्टेट के नाम बदल दिए, प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाते थे। वैसे ये लोग समुद्री प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाते थे, तो जमोरियन इनको लिए बड़ा कंफर्टेबल था, जमोरियन जमोरियन। तो जमोरियन एक इजी हो जाता था, तो इन्होंने जमोरियन इसका नाम रख दिया। ओरिजिनल जो इनका टाइटल है वो समुद्री है। ठीक है, तो समुद्री के पास आते हैं और समुद्री इनका बड़ा धूमधाम से बोलते हैं, आइए हमारे साथ ट्रेड कीजिए, हमारा व्यापार बढ़ाइए और हम आपके साथ व्यापार बढ़ाएंगे। लेकिन एक और चीज, क्या जमोरियन ऐसे ही किसी आदमी को एक्सेप्ट कर लेगा? मानिए हमारे घर में कोई आया है और वो बता ही नहीं रहा है कि मैं कहाँ का, और हम उसको घर में ले लेंगे? बिल्कुल नहीं। तो जमोरियन को वास्को डी गामा जी बताते हैं कि मैं पुर्तगाल देश का वासी हूं, मुझे किंग मैनुअल, जो वहां के राजा हैं, तत्कालीन राजा जो हैं किंग मैनुअल वन, उन्होंने भेजा है और बोला है आपसे मिलने के लिए। तो जमोरियन बोलते हैं ठीक है। जमोरियन उनको बोलते हैं, अब यहाँ पे 3 महीने के लिए रुकते हैं, कौन, वास्को डी गामा जी, और वहां पे बहुत सारा चीज कलेक्ट करते हैं। क्या कलेक्ट करते हैं? पेपर सॉल्ट कलेक्ट करते हैं, स्पाइसेस कलेक्ट करते हैं और कई सारी चीजें कलेक्ट करते हैं और वापस जाते हैं कहाँ पे, पोर्तुगीज में जाते हैं। अब इन्होंने जो चीजें खरीदी थी उसको इन्होंने 60 गुना ज्यादा दाम में बेचा और कमाया। बेसिकली कि जितने आने में इनके खर्चे हुए थे शिप से लेके आने तक, उसका 60 गुना फायदा। मान लो ये आए इंडिया और इनका 1 रुपया खर्चा हुआ है, इनको जब ये जाके बेचे तो वो 60 गुना 60 रुपए में बिका, मतलब 60 गुना फायदा, बहुत बड़ा फायदा दिख गया। इसी को फायदा को देखते हुए कौन आता है, पेड्रो जी आते हैं। पेड्रो जी इंडिया आते हैं 1500 में और इन्होंने पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दी, पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की। लेकिन जो ये जमोरियन है पेड्रो जी से बहुत ज्यादा खुश नहीं थे और अरब के लोग भी ज्यादा खुश नहीं थे। पेड्रो जी जिनका देखे दिखाता हूं आपको मैं इनको, ये देखिए, जो ये अमरीश पुरी जैसे दिखते हैं, खूंखार दिखते हैं, खूंखार थे भी, बहुत ज्यादा खूंखार थे भैया। तो ये क्या करते हैं कि ये ना, ये तूतू मैमे कर लेते हैं, किसके साथ, अरब के लोगों के साथ तूतू मैमे हो जाती है इनकी, और ये तूतू मैमे में 600 अरेबियन मर्चेंट को मार देते हैं। अब जो अभी परमानेंट ट्रेड अरेबियंस के साथ है जमोरियन का, जमोरियन को ये बात पसंद नहीं आई कि ऐसा ये कर दिया, अब मेरा इनके साथ कनेक्शन खराब हो गया, क्योंकि मैंने ही तो आपको बोला था इंडिया आने के लिए, मैंने ही एक्सेप्टेंस दिया था, तो मैटर तो गड़बड़ हो गया। फिर आते हैं 1502 में अपने वास्को डी गामा जी।
थोड़ी सी चीजें उन्होंने फिर गोवा वोवा तक सेटल किया सारी चीजें। अब जो पोर्तुगीज हैं, अब वो इंडिया में अपना डोमिनेंस बढ़ाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि उनका काम क्या है, वो रिलीजियस अपना फैलाना चाहते हैं। तो रिलीजियस फैलेगा कैसे? गवर्नेंस होना चाहिए ना, कोई एक प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए। तो उस अथॉरिटी के लिए इन लोगों ने क्या किया कि गवर्नर अपॉइंट करना चालू किए। ये 3 गवर्नर है जिनको हमको पढ़ना है। अच्छा, वैसे तो गवर्नर बहुत सारे अपॉइंट हुए, लेकिन हमको इनको 3 के बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। पहले हैं फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। कब आए? 1505 में आए और 1509 तक ये गवर्नर है। बड़े इंपॉर्टेंट है। इनकी पॉलिसी है ब्लू वाटर पॉलिसी, इसको भी देखेंगे आगे हम। बढ़िया चीज है, जाननी भी जरूरत है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर अल्फांसो दी अल्बुकर, 1509 से लेके 1515 तक ये गवर्नर रहे। और ये एक्चुअल बोलते हैं ना, बोलते हैं एक्चुअल ये थे फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया। इनका डोमिनेंस बहुत ज्यादा था। ठीक है। तीसरे हैं नैनो दो कूना। अच्छा, नैनो दो कूना की सिर्फ एक ही खासियत है कि उन्होंने हेडक्वार्टर चेंज किया था, इंडिया से ले जाके इन्होंने हेडक्वार्टर डाल दिया था। इंडिया बोल रहा हूँ, कोचीन से हेडक्वार्टर शिफ्ट करके इन्होंने लेके गए थे गोवा में। ठीक है। फिर आते हैं अल्फांसो दी अल्बुकर के बारे में हम जानते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, ये आए थे 1505 में। 1505 में गवर्नर बने, 1509 तक ये गवर्नर रहे। तो इनका मेजर एक चीज है कि इन्होंने फोर्टिफिकेशन किया था अंजीवा डीप पे। अंजीवा द्वीप आइलैंड है, वहां पे इन्होंने फोर्टिफिकेशन भी बनाया था। बेसिकली यहाँ पे एक फोर्ट बनाया था जिससे ये ऑपरेट करते थे पूरे सी पे। अच्छा, ये अंजीवा डी आइलैंड कहाँ पे है? तो इस इमेज में देख रहे होंगे आप कि ये आपका गोवा है, साउथ गोवा, और ये आपका कर्नाटका है। तो कर्नाटका और इसके बीच में ये रहा अंजीवा डी आइलैंड, यहाँ पे इन्होंने एक फोर्ट बनाया था। तो इनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। दूसरी क्या अचीवमेंट थी इनकी? ब्लू वाटर पॉलिसी। इन्होंने एक पॉलिसी लाई। क्या पॉलिसी है? ब्लू वाटर पॉलिसी। इस पॉलिसी की तहत कोई भी इंडियन ओशियन में ट्रेड करेगा तो बिना पोर्तुगीज के परमिशन के बिना कोई ट्रेड नहीं कर सकता। ट्रेड करोगे तो मार के गिरा देंगे, ऐसी इनकी पॉलिसी थी। ब्लू वाटर पॉलिसी ही मॉडिफाई की गई थी, कार्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था इन्हीं के अल्फांसो दी अल्बुकर के द्वारा, उसके बारे में भी देखेंगे। तो ब्लू वाटर पॉलिसी इंट्रोड्यूस की उन्होंने, जिससे इन्होंने कंट्रोल किया किस पे? ट्रेड रूट पे। कौन सा ट्रेड रूट? जो इंडियन ओशियन में ट्रेड रूट है, जो इन्होंने नया खोजा है, उस पे इन लोगों ने डोमिनेंस बनाना चालू कर दिया कि कोई भी ट्रेड होगा यहाँ पे बिना हमारे परमिशन के नहीं होगा। इवन अकबर जी को इनका ट्रेड रूट के लिए इनको पैसा देना पड़ता था पोर्तुगीज को। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब आते हैं इनके दूसरे गवर्नर जो रियल फाउंडर ऑफ बोलते हैं ना कि पोर्तुगीज एम्पायर के हैं, वो है अल्फांसो दी अल्बुकर। 1509 में ये गवर्नर बने, 1515 तक थे। इन्होंने इसका हेडक्वार्टर बनाया कहाँ पे? कोचीन में। और इन्होंने कैप्चर्ड किया अपना दीव, जो दीव है, कैप्चर्ड किया गुजरात के राजा शाह से, अब्दुल शाह से। इन्होंने कैप्चर किया 1509 में दीव। फिर कैप्चर्ड किया इन्होंने गोवा भी 1510 में, और सुल्तान ऑफ बीजापुर से। अब आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे ये पोर्तुगीज जो है अपनी टेरिटरी एक्सपांड कर रहे हैं और इंडिया में अपना डोमिनेशन बढ़ा रहे हैं, चारों तरफ फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं और अपने लोगों को आने के लिए बोल रहे हैं। और साथ में अल्फांसो दी अल्बुकर जो थे, इन्होंने कुछ पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। ठीक है। क्या पॉलिसी इंट्रोड्यूस की? जैसे कि अब इन्होंने अपने जो कार्टर सिस्टम था उसके थ्रू उन्होंने हारमूज सिक्योर किया, मलक्का सिक्योर कर लिया। यहाँ पे जो ट्रेड रूट था, इनके परमिशन के बिना कोई नहीं जा सकता। पूरे इंडियन ओशियन में कंट्रोल हो गया इनका। ठीक है। अब अल्बुकर इंटीग्रेटेड लोकल्स इनटू हिज एडमिनिस्ट्रेशन। अल्बुकर जो का एक बहुत बड़ा शानदार स्टेप था कि इन्होंने इंडियन लोगों को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में डाला। क्यों डाला? क्योंकि इनको ये बात पता थी कि अगर मुझे अपना एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चलाना है तो हम कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी जरूरत है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियन लोकल्स रहेंगे तो जो कम्युनिकेशन गैप है वो नहीं रहेगा। दूसरी चीज इन्होंने क्या बोली कि जो इनके पोर्तुगीज के लोग थे, इन्होंने बोला कि जो इंडियंस हैं
उनके साथ आप शादी कर लीजिए और यहाँ पे परमानेंट निवासी बन जाइए, आप यहीं पे रहिए। और इससे क्या है, रिलीजियस स्प्रेड करना था इनको और उनको कन्वर्ट करने लीजिएगा। जो अगली संतान आएगी वो कौन सी रहेगी, वो क्रिश्चियन रहेगी। तो इससे क्रिश्चियनिटी फैलेगी चारों तरफ इंडिया में। लेकिन इंडियन जो थे वो मान नहीं रहे थे, जो इंडियन वुमेन्स थी वो एक्सेप्ट नहीं करती थी। तो इनको एक बात पता चली सती प्रथा के बारे में, विडो बर्निंग। कि सती प्रथा क्या थे कि जब अगर कोई किसी का हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो उसी के साथ उसको जलना पड़ता था। तो इन्होंने सती प्रथा देखी। अब सती प्रथा को इन्होंने गोवा में अबॉलिश कर दिया। जैसे ही अबॉलिश किया तो इन्होंने सती प्रथा अबॉलिश की, ठीक है। और फिर ये इनके फेवर में सारी चीजें होने लगी। अब ये धीरे धीरे सोशल रिफॉर्म भी करने लगे, ठीक है। अब इनके मेजर एक और लास्ट गवर्नर जो इंपॉर्टेंट है वो है नैनो दो कूना। 1529 में इनका एक मेजर चीज यही है कि इन्होंने हेडक्वार्टर बनाया, हेडक्वार्टर बनाया किसको, गोवा को अपना हेडक्वार्टर बना दिया। बस खत्म कहानी, इनका इतना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहीं से पूछा इसलिए ज्यादा नहीं जा रहा हूं। अब आते हैं दूसरे मेजर यूरोपियन पावर। अच्छा, हमको पढ़ना किसके बारे में, हमको पढ़ना सिर्फ 3 के बारे में। एक है पोर्तुगीज, दूसरे हैं इंग्लिश, तीसरे हैं फ्रेंच। इन 3 के बारे में पढ़ना है। थोड़ी सी चीजें डच के बारे में जान लेते। क्वेश्चन पूछ दिया था तो मैंने बोला डच के बारे में बता दूं, क्या पता इस बार आरो में टपका दे, ठीक है। अब डच जो थे, डच आए थे इंडिया 1605 में। 1605 में आने से पहले वो कहाँ पहुंच गए थे, वो इंडोनेशिया पहुंच गए थे। क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट था वो इंडोनेशिया की तरफ ज्यादा था, इसलिए वो इंडोनेशिया पहले गए, ठीक है। क्यों वो इंडिया क्यों आए, अगर इंडोनेशिया में उनका इंटरेस्ट था तो वो इंडिया क्यों आए, वाई दे केम टू इंडिया। बेसिकली डच का ज्यादा इंटरेस्ट था कि हम लोग स्पाइसेस में ट्रेड करें, स्पाइसेस में ट्रेड करें। तो इंडिया में बहुत ज्यादा स्पाइसेस पाया जाता था, हालांकि इंडोनेशिया में पाया जाता था। हालांकि इंडिया में भी स्पाइसेस पाए जाते थे लेकिन इंडोनेशिया में उसकी तादाद ज्यादा थी। तो इन लोग इंडोनेशिया से स्पाइसेस ट्रेड करके डच ले जाते थे और उसके बदले इन लोग इंडोनेशिया में, यहाँ पे इंडिया डाला मैंने, ये इंडोनेशिया रहेगा। यहाँ से इन लोग गोल्ड, ये गोल्ड है, गोल्ड दिया करते थे। इससे क्या हुआ, इनको पता चला कि उल्टा हमारे ही पैसे जा रहे हैं भैया, मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ। हम तो जिस स्पाइसेस ले जा रहे हैं और सोना दे रहे हैं तो मतलब ज्यादा महंगी चीज दे रहे हैं। तो इनको एक चीज देखी कि अब इन्होंने फिर फाइंड आउट किया कि इंडोनेशिया को क्या जरूरत है। तो इन्होंने फाइंड आउट किया कि इंडोनेशियंस के जो लोग हैं उनको चाहिए एक अच्छा कपड़ा, सिल्क के बने हुए कपड़े, कॉटन के कपड़े। अब जो सिल्क है सबसे ज्यादा इंडिया में होते हैं, मुलायम मुलायम एकदम बढ़िया कॉटन के कपड़े। और जो यूरोप में कपड़े मिलते थे खुरदीले कपड़े, वुल्फ से बने हुए, जो वुल्फ है और फैब्रिक को मिक्स कर दिया जाता था तो खुरदरे कपड़े वहां पे बनते थे। लेकिन इंडिया के जो कपड़े रहते थे एकदम मुलायम, एकदम सॉफ्ट, ठीक है। तो ये इसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा थी, इंडोनेशिया में भी डिमांड थी। तो ये लोग 1605 में इंडिया आते हैं और यहां से उठाते हैं कपड़ा, इंडोनेशिया ले जाते हैं। ये कहानी थी डच की। तो इसी हिसाब से डच में, और इन्होंने इनके जो हाउंट मेटन थे, तो जो पहले डच थे जो इंडिया आए थे वो थे ये हाउटमैन जी, कॉर्नेलियस डी हाउटमैन, जो इंडिया आए थे 1596 में, ठीक है। वाया सी के रूट से पहली बार कॉर्नेलियस हाउटमैन आए थे 1596 में। और इनकी कंपनी कब स्टैब्लिश हुई थी, वेरलियस ओडियास इंडिसीज कंपनी, ये स्टैब्लिश हुई थी 1603 में। तो 3 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है कि डच इंडिया कब अराइव हुए, 1605 में, तो डच कंपनी है। और 1603 में कंपनी बनी, 1605 में इंडिया आ गए। और इसके पहले कौन इंडिया आया था वाया सी रूट, कॉर्नेलियस डी हाउटमैन। जो कॉर्नेलियस ये डी हाउटमैन है, ये पहली बार इंडिया आए थे वाया सी। तो ये चीजें, यहाँ से 3 चीजें ये इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा। फैक्ट्री कौन कौन सी है डच की द्वारा, क्वेश्चन पूछा गया है कि फैक्ट्री कौन कौन सी स्टैब्लिश हुई है, वो देखते हैं। फर्स्ट फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में स्टैब्लिश की गई थी। सेकेंड डच फैक्ट्री 1609 में पुलिकट में। अदर जो फैक्ट्रीज हैं जो इंपॉर्टेंट है, 1616 में सूरत में, 1641 में भीमलईपट्टनम में, 1645 में कराईकल में, 1653 में चिंसूरा में, 1658 कासिम बाजार, बालासूर, पटना, नागपट्टनम। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बना हुआ है। 1663 कोचिन में। और फिर इन्होंने फोर्ट जियोर्जिया एक स्टैब्लिश किया था, कहां पे,
अपना यहाँ पे पुलिकट में। डिक्लाइन कैसे होता है इनका? डच का डिक्लाइन चालू होता है बेसिकली अम्बोया मैस्केयर के बारे में सुना होगा आपने, 1623 में होता है इंडोनेशिया में। कुछ जो ब्रिटिशर्स रहते हैं उनको डचेस मार देते हैं, मतलब एक छोटे से कारागार में बंद करके बहुत ही बुरी मौत देते हैं, ऐसा स्टोरियों में बोला गया है। ऐसे ऐसे बहुत सारी इसके पीछे स्टोरी है, मैं अभी के लिए आपको ये स्टोरी बता रहा हूँ जो स्पेक्टर में लिखी हुई है, ठीक है। तो 1623 में डेथ होती है, जिसकी वजह से इनके बीच में वॉर हो जाता है। किसके बीच? डच और इंग्लिश के बीच में वॉर होने की वजह से बाद में सेटलमेंट होता है, और सेटलमेंट में ये डिसाइड होता है कि डच जो रहेंगे वो चले जाएंगे वापस से इंडोनेशिया के साथ ट्रेड करेंगे, वहां पे इंग्लिश इंटरफियरेंस नहीं करेंगे। और इंडिया में जो डचेस हैं वो इंटरफेयर नहीं करेंगे किसके साथ? इंग्लिश के साथ। तो यहाँ से डच का डिक्लाइन होता है। ये जितना भी पढ़ा है मैंने डच के बारे में वो सारा इंपॉर्टेंट था। यहाँ से अगर एक भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बना होगा तो मुझे बताइएगा, यहीं से क्वेश्चन बना हुआ है। आते हैं फिर अराइवल्स ऑफ इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश के अराइवल्स के बारे में चीज़ें हम धीरे धीरे हर लेक्चर में थोड़ी थोड़ी चीज़ें जानेंगे, क्योंकि भैया एक ऐसी पावर थी ये जो धीरे धीरे राइज हुई। ऐसा नहीं कि ऐसे राइज हो गई, ये ऐसे 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 और ऐसे राइज हुई, ठीक है। तो इनके बारे में ऐसे नहीं पढ़ना है, ऐसे 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 धीरे धीरे पढ़ना है ताकि याद रहे, ठीक है। अब क्या हुआ, 1599 में कंपनी जो ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट किसके पास जाते हैं? क्वीन एलिजाबेथ के सामने जाते हैं और बोलते हैं मुझे आप परमिशन दीजिए, हमको इंडिया जाना है और ट्रेड करना है। तो कंपनी फॉर्म होती है, जॉन कंपनी, जिसका नाम बाद में रखा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अब ये कंपनी इस्टेब्लिश होती है 31 दिसंबर 1600 में, और इसको ग्रांट मिलता है क्वीन एलिजाबेथ में 15 साल का मोनोपोली दी जाती है, इंडिया के साथ आप ट्रेड करेंगे, ठीक है। द इनिशियल व्योग एम टू द स्पाइसेस आइसलैंड बट लेटर फोकस्ड ऑन टूवर्ड इंडिया। जैसे मैंने बताया था, इंग्लिश जो है पहले फोकस थे इंडोनेशिया की तरफ, लेकिन बाद में इंडिया में आ जाते हैं। इनको पता चल गया था इंडिया में भैया राज है, और 1608 में सूरत में स्टैब्लिश करते हैं फर्स्ट ट्रेड पॉइंट। सबको लगता है कि 1608 में फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी, नहीं, 1608 में फैक्ट्री स्टैब्लिश नहीं होती, सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी 1613 में। बहुत जरूरी पॉइंट है, हमेशा याद रखना, 1613 में हुई थी। 1608 में सूरत में ट्रेडिंग ट्रांजिट पॉइंट बनाया गया था, स्टोर बनाया गया था, फैक्ट्री नहीं बनाई गई थी। तो कंपनी शिप डॉकयार्ड एट सूरत, ठीक है। कैप्टन विलियम हॉकिंस बिकेम द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू सेट फुट ऑन इंडियन सॉइल। तो कंपनी तो 1600 में बन गई थी, लेकिन कोई अभी तक आया नहीं था मेजर। कैप्टन विलियम आए थे पहली बार। इनकी शिप का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीसीएस एग्जाम में यहीं से पूछता है कि शिप का नाम क्या था। शिप का नाम था विलियम के हेक्टर। तो विलियम हॉकिंस आए थे, इनके शिप का क्या नाम था? हेक्टर इनके शिप का नाम था। और इनके अलावा इनके आने से पहले कई लोग भी आए थे, लेकिन वो सी रूट से नहीं आए थे। विलियम हॉकिंस जो है वो सी रूट से आए थे। तो जो अदर 2 पर्सन लैंड रूट से आए थे वो थे 1850 में राफेल एंड जॉन मेडवेल 1599 में। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, ये आपको ध्यान रखनी है। बैटल ऑफ स्वाली होता है 1612 में, किसके बीच में? पोर्तुगीज और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हो जाता है। होता है मजबूत लड़ाई, यहाँ पे इंग्लिश जीत जाते हैं, किससे? पोर्तुगीज से। यहाँ पे जब पोर्तुगीज जीतते हैं तो जब जो वहाँ जो मुगल एम्पायर थे जहांगीर, इनसे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जहांगीर भी तो पोर्तुगीज से परेशान थे। जहांगीर इनसे खुश होते हैं और इनको कंपनी मतलब फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए परमिशन देते हैं। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 1613 में ही फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी आफ्टर बैटल ऑफ स्वाली। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ब्रिटिशर्स का डोमिनेंस बढ़ना चालू हो गया। आने वाले लेक्चर में देखेंगे कैसे कैसे इंग्लिश ने अपना डोमिनेशन बढ़ाया, वॉर हुए कई सारे, फिर उसके बाद इन लोगों ने सोशल रिफॉर्म किया, सोशल रिफॉर्म को देखेंगे। सोशल रिफॉर्म का अलग से चैप्टर अगर सिलेबस मेंशन कर दिया तो इंपॉर्टेंट होता है, उसको बहुत डेप्थ में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको बस क्या करना है, लाइक करना है, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना है।